हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी। मैं आप सबका अपना अविनाश, आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि मैंने आप लोग से बताया था कि मैं 50-50 क्वेश्चन पर डे इधर भी जितने भी आपके ऑनलाइन शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे आपका वो 2022 से 2023 वाला हो, चाहे 2021 से क्या हो 2022 का हो, इसमें जितने भी सारे पैडागोजी हमने पहले साइकोलॉजी को टॉपिक वाइज किया। जितने भी सारे साइकोलॉजी में लिखा, साइकोलॉजी हमने क्या है, लॉरेंस कोहलबर्ग, पियाजे, समावेशी, लिंग पूर्वाग्रह, सभी को क्या है हमने, और हमने जेंडर वाला, तो हमने सभी को टॉपिक वाइज क्या है, एक एक करके सबके बारे में पढ़ा। और मैंने आपको पहले थ्योरी बताया, थ्योरी के बाद हमने ज़्यादा नहीं, मात्र में 4 से 6 लाइन सभी मैंने जितने भी सारे टॉपिक पढ़ाया सभी में हमने कहा आपको बस 4 से 6 लाइन याद करना, उसके बाद ज़्यादा उसमें कुछ करना नहीं है। और आप लोग ने देखा भी होगा कि जितने भी सारे साइकोलॉजी, जो भी टॉपिक हमने साइकोलॉजी का उठाया था, उस साइकोलॉजी में आप लोग देखे होंगे कि जो मैंने 4 से 10 इससे ज़्यादा हमने लाइन लिखवाई नहीं है। 4 से 10 लाइन हमने बताया आपको, और हूबहू वही लाइन सेम टू सेम क्या आपको 2022, 2023 और 2021, 2022 जो भी ऑनलाइन शिफ्टें हैं उन सब में क्या देखने के लिए आपको मिला है। तो पैडागोजी का सेशन हमने स्टार्ट किया, ठीक है। पैडागोजी में मैंने 50 क्वेश्चन आपको दे दिया। आज फिर से हम क्या 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। 50 मिनट 50 क्वेश्चन, 50 मिनट 50 क्वेश्चन, सारी थ्योरी आप कंप्लीट पढ़ चुके हैं, तो हम थ्योरी पे ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जहाँ पे जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी मैं वहाँ पे थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा। तो क्या करेंगे हम लोग, बस फटाफट क्वेश्चनों को करते जाएंगे, ताकि क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं जो आप पढ़े भी होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, जितने भी सारे क्वेश्चन हम ले रहे भाई, अपने से कोई भी क्वेश्चन हम बनाए नहीं है। जितने भी सारे क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन मैंने अपने से क्रिएट नहीं किया है। सारे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में पूछे गए हैं हूबहू मैं वैसे ही सेम टू सेम उठा के बस क्वेश्चन ला रहा हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करें। क्या करेंगे हम, एकदम जो क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में उसी को बेस मान के हम आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे। ये नहीं कि नहीं क्वेश्चन हार्ड बनाया जाए, क्वेश्चन डाउन। मैं भी अपने से क्वेश्चन तो लेके आता नहीं हूँ, चाहे जो भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको इजी मिल रहे होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको टफ मिल रहे होंगे। अगर टफ क्वेश्चन बनाना हो तो हम अपने से क्वेश्चन बनाते हैं, लेकिन क्या है, टफ क्वेश्चन बना के हम करेंगे क्या भैया, जो आपके एग्जाम में आ रहा है, जो उसका बेस है, आपको तो उसी पर फोकस करना है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो आपने पिछली बार भी जो हमने बनाया था वीडियो, उसके बेस पे भी हमने क्या है, आप पिछली बार का जो हमने 2021 से 2022 में हमने बनाया क्वेश्चन, आप देखे होंगे 2022 में और 2023 से 2022-23 का जो आपका ऑनलाइन शिफ्ट जो एग्जाम हुआ है, हूबहू एकदम सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला है। मैंने बताया था भैया पियाजे से 2 क्वेश्चन आएगा, 2 क्वेश्चन आया था। हमने बताया लॉरेंस कोहलबर्ग से 1 क्वेश्चन आया था। हमने बताया हार्वर्ड गार्डनर से 1 क्वेश्चन आएगा। तो सभी को मैंने क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, हमने सेक्शन वाइज आपको डिवाइड करके पहले ही बता दिया था कि साइकोलॉजी में किस किस टॉपिक से किस किस क्वेश्चन को, मतलब कितने कितने नंबर आप क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। और मैंने ये भी बताया था कि नंबर आप क्वेश्चन तो बन रहे भाई, लेकिन किस मतलब जिसकी भी थ्योरी है उस थ्योरी के अंतर्गत किस शब्द को हिंट किया जा रहा है, मतलब किस शब्द को पिंक किया जा रहा है बार बार। जैसे हमने पियाजे के बारे में हमने बताया था कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण से आपको क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तार्किक यहाँ से क्वेश्चन आपका बार बार आ रहा है। तो देख रहे हर बार भी क्वेश्चन सेम टू सेम वैसा ही पूछा जा रहा है। हमने बताया विकास और वृद्धि, विकास और वृद्धि में हमने बताया था आपको कि सूक्ष्म और क्या स्थूल के बारे में मैंने बताया था, और मैंने आपको बताया था शीर्षगामी और अधोगामी। सारे क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं वहीं से देखने के लिए मिले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, क्या, अनिरंतरता और निरंतरता, क्योंकि हम जानते हैं कि विकास क्या है, निरंतरता, निरंतर चलता रहता है। मैं मान रहा हूँ भाई विकास निरंतर चलता रहता है, लेकिन ये अनियमित गति से चलता है। और हम पूरा सेंटेंस पढ़ते नहीं है, लिखा रहता है अनियमित गति, हमको लगता है क्या लिख रहा है, अनिरंतरता। ऐसा नहीं भाई, विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, बट इसमें थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है कि ये अनियमित गति से चलता है, ठीक है। तो चलिए साइकोलॉजी की बात ना करते हुए हम डायरेक्ट पैडागोजी पे आते हैं, और आज का 50 क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है, क्योंकि हमको 50 क्वेश्चन 50 मिनट में क्या करना है, फिनिश करना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग के सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं है। ये कह रहा है भाई कि आकलन को नहीं दर्शाता है। क्या कर रहा है, आकलन को नहीं दर्शाना, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाता है। तो भैया हमने आकलन के बारे में आपको कल भी बताया था, पोर्टफोलियो के बारे में हमने आपको कल बताया था। आकलन हम क्यों करते हैं, हम आकलन इसलिए करते हैं ताकि बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, जो हमने पढ़ाया बच्चा उसमें कहाँ तक सीख पाया है, इस बारे में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, आकलन। आकलन 3 प्रकार का होता है, हमने बताया था।
ठीक है। वो तो जो 3 प्रकार हमने बताया वो अलग कैटेगरी है, जिसमें हमने क्या बताया, अधिगम के लिए आकलन, अधिगम का आकलन, अधिगम के रूप में, अधिगम के समान आकलन, ये तो टॉपिक अलग है। फिर हमने आपको बताया कि आकलन के अंतर्गत जब आएंगे मूल्यांकन में, तो मूल्यांकन आपका 2 तरीके से होता है, एक होता है शैक्षिक और एक सहशैक्षिक। हमने बताया कि शैक्षिक जो होता है भैया, जो हम पढ़ाए होते हैं उसी के बारे में बस क्या करते हैं, हम आंकते हैं, मतलब मापन करते हैं या मूल्यांकन करते हैं। अब मापन बस नंबर की बात होती है, मापन क्या होता है, नंबर। और हमने दूसरा पॉइंट आपको बताया कि सहशैक्षिक मूल्यांकन, क्या हमने बताया, सहशैक्षिक। मैं थोड़ा सा स्पीड में इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि हम क्या है, जल्दी इसको 50 मिनट में कंप्लीट करेंगे, 50 से या तो मान लीजिए सीधे 1 घंटा, ठीक है। तो मैं डेली ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इस समय जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे आपको टॉपिक मतलब क्या है, बस डायरेक्ट हम क्वेश्चन को फाइंड करना सीखेंगे। बस थोड़ा सा मैं शुरू में आपको बता दूँ, जो चीज़ें आप भूल रहे हैं, क्या क्या अगर मूल्यांकन से बात आएगी तो क्या हम करेंगे। मापन में भैया नंबर दिया जाता है, मापन में नंबर, एक होता है व्यापक, एक होता है क्या, व्यापक मूल्यांकन, एक होता है शैक्षिक, एक होता है सहशैक्षिक। शैक्षिक मतलब पढ़ा लिखा जो है बस उसका मूल्यांकन। सहशैक्षिक पढ़ने के साथ साथ जब आपने बच्चों को सिखाया, आपने मान लीजिए बच्चों को कुछ पढ़ाया, बच्चे ने कुछ सीखा, कुछ सीखने के दौरान और सीखने के पश्चात बालक के अंदर कुछ तो परिवर्तन आए होंगे। तो बच्चा सीखने के पश्चात या सीखने के दौरान जो उसमें चेंजेस आ रहे हैं उसका भी हम करेंगे मूल्यांकन, तो ये कहलाएगा सहशैक्षिक मूल्यांकन। और पढ़ते वक्त बच्चे का अगर हमने कर लिया क्या, मूल्यांकन, बच्चे से कुछ पूछ लिया, ठीक है, पढ़ाते वक्त ही बच्चे से कुछ पूछ लिए, हमने लिया साप्ताहिक टेस्ट, हमने ले लिया मंथली टेस्ट, तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, सतत मूल्यांकन। ये होता है सतत मूल्यांकन। और सतत मूल्यांकन क्या होता है, सबसे बेटर माना जाता है, इसलिए बेटर माना जाता है कि बच्चे की सृजनात्मक, रचनात्मक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के लिए बच्चे के अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता, इसके अंदर क्या, सोचने की क्षमता, मतलब बढ़ाने के लिए हमको सतत मूल्यांकन बच्चे का करना चाहिए। तो क्या समझ में आया आपको, सतत मूल्यांकन सबसे मस्ट। एक तरह से अब हमने क्या है, इसको हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड आपको बना के दिया था, उसमें भी हमने डाला था कि भैया सतत मूल्यांकन आपका 100%, 90% आपका सही होगा जब तक सेंटेंस में व्यापक मूल्यांकन की बात न की गई हो। हमने क्या बताया, आगमन विधि सही होगी, सूक्ष्म विधि सही होगी, विश्लेषण क्या होगा, सही होगा, मुक्त अंत वाले प्रश्न ये भी सही होंगे, अपसारी ये भी सही होंगे। तो इन सभी वर्ड को भैया हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखना है। चलिए तो क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमने बताया आकलन को नहीं दर्शाता है। ये कह रहा है छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वहाँ कैसे पहुँच रहे हैं। ये बात भैया आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है ना। आपसे नेगेटिव पूछा है, क्या पूछा है, नेगेटिव। अगला आपके पास है शिक्षण, क्या है, शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देता है। ये भी बात क्या आपकी बिल्कुल सही है, ठीक है। भैया हम क्यों सिखा रहे हैं, हम आकलन क्यों करते हैं, हम आकलन इसलिए करते हैं ताकि बच्चे की मानसिक स्थिति को हम जान सकें कि हमने जो पढ़ाया वो कहाँ तक वो सीख पाया। अगर जो चीज़ नहीं सीख पाया उसको सिखाने के लिए अध्यापक क्या करेगा, अपने शिक्षण विधियों में चेंजेस लाएगा, अपने क्या है जो उसके पास संसाधन, जिसको हम कहेंगे शिक्षण सहायक सामग्री, क्या कहेंगे, शिक्षण सहायक सामग्री, तो अपने नए शिक्षण विधियों को अपनाएगा, शिक्षण सहायक सामग्री को उसमें क्या करेगा, इंक्लूड करेगा। और शिक्षण सहायक सामग्री करती क्या है, बच्चे के सीखने के लिए, मतलब अध्यापक को भी सिखाने में थोड़ा सरलता होता है और बच्चे जो सरल तरीके, सहज तरीके से क्या है, सुव्यवस्थित ढंग से क्या होते हैं, सीख लेते हैं। तो क्या करेंगे भैया, आप अपने शिक्षण विधियों में चेंजेस लाएंगे अगर बच्चा जो चीज़ नहीं सीखा। और आकलन का मेन सेंस भैया ये होता है ना कि आप पता करिए, क्या आप देखेंगे आता है क्या, एक आता है निर्देशनात्मक और एक आता है क्या, परामर्श। ये निर्देशनात्मक और परामर्श, निर्देशन और परामर्शन दोनों किसके पहलू हैं, उपचारात्मक शिक्षण के, जिसको हम कहते हैं समस्या समाधान की विधि। क्या कहते हैं, समस्या समाधान की विधि कहते हैं। और ये क्या है, निर्देशनात्मक और क्या है, उपचारात्मक शिक्षण को मिला के बनता है। अच्छा, निर्देशन क्या होता है भैया, निर्देश होता क्या है भैया, निर्देश मतलब बच्चे को रास्ता दिखाना। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करते हैं, आप उनको कुछ कोई ट्रिक बता देंगे या कोई फॉर्मूला बता देंगे या कुछ चीज़ें बता देंगे, तो उसी के आधार पे क्या करते हैं, वो कर लेते हैं, मतलब कर सकते हैं। मतलब कोई एग्जाम्पल आप दे दिए, एग्जाम्पल के तौर पे बच्चे क्या आगे बढ़ जाते हैं, तो कहलाएगा निर्देश। आपने पढ़ा क्या, लेवाइगोस्की, लेवाइगोस्की में आपने पढ़ा जेडपीडी। जेडपीडी में क्या होता है, बच्चे कुछ समस्या का समाधान कर लेते हैं, अब बीच में फंस जाते हैं, तो क्या है, किसी अध्यापक द्वारा या समवयस्क द्वारा, किसी जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होगा उसके द्वारा उस खाली स्थान को भरा जाता है, उस क्या कहते हैं, जेडपीडी। बीच में मदद दी जाए, जेडपीडी। शुरुआत मदद दी जाए, इसके फोल्डिंग, पहाड़, ढांचा, पाइट, निर्माण, ये सारा होता है। तो कहीं न कहीं निर्देश किसके अंदर आ रहा है, लेवाइगोस्की से रिलेट कर रहा है। इस बात को आप लोग याद करिएगा। परामर्श का मतलब ये होता है भैया कि जब
परामर्श का मतलब ये होता है जब बच्चे को हमने क्या रास्ता दिखाया उसके बाद भी उसने नहीं कर पाया तो क्या करेंगे, अपने हाथों से पकड़ के उससे क्या करेंगे, लिखाएंगे और उसके समस्या समाधान तक हम ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए मेडिकल स्टोर पे हमने गया, मेडिकल स्टोर पे गए, हमने दवा लिया, दवा लेने के बाद क्या है, हमारा बुखार सही नहीं हुआ और बुखार क्या धीरे धीरे बढ़ता गया। तो जब हम मेडिकल स्टोर पे गए दवा लेने के लिए तो हमें कोई बताया कि भैया चले जाइए वहाँ पे दवा मिलेगी आपको, तो ये हो जाएगा निर्देशन। क्या हो जाएगा, निर्देशन। लेकिन जब भी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे ना, जब आप क्या है हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे, फिर आपको क्या है नर्स सुबह शाम दोपहर में तीनों टाइम क्या करेगी, दवा देगी, तीनों टाइम क्या होगा आपका देखभाल करेगी। तो ये कहलाएगा परामर्श, मतलब बच्चे को शुरुआत से उसके अंत तक लेके जाना परामर्शन कहलाएगा। अब बच्चे को शुरू में या बीच में थोड़ी सा उसके हिंट दे दिया जाए तो क्या कहलाएगा, निर्देशन कहलाएगा। तो आगे ये कह रहा है प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना। ठीक है, प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच क्या है, लगातार तुलना। अगर भैया आप मूल्यांकन इसीलिए कर रहे हैं क्या, आप भैया आकलन क्यों कर रहे हैं, बच्चे में तुलना करने के लिए नहीं भैया, हम आकलन इसलिए कर रहे हैं कि बच्चे को पहले से और बेहतर बना सकें। हमारा आकलन का सेंस ये नहीं है कि बच्चे में हम क्या है प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे में तुलना करना, एक दूसरे में क्या है लड़ाई झगड़े वाली भावना हमको उत्पन्न नहीं करना है। हम आकलन इसलिए कर रहे हैं ताकि बच्चे को हम और बेहतर तरीके से सिखा पाएँ, जिससे अपने जीवन में वो बेहतर कर सके आगे। तो कहीं ना कहीं हमारा सी गलत लग रहा है, लेकिन आपसे पूछा नहीं तो यही हमारा लगता है सही हो जाएगा। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है, रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया था। तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, यह हमारा सी से हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा, गलत। आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होने वाला है। इसने क्या कहा, निम्न में से कौन सा, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन, क्या बोला भैया, सुविधाहीन, क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूहों के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। सुविधाहीन समझ रहे हैं ना, जिसके पास सुविधा न हो, और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। विविधता को महत्व देना, ठीक है। गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, आगे देखते हैं। प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र। मानचित्र वाला भैया क्या होता है आपका, हमेशा क्या होता है, गलत होता है। मानकृत आपका हमेशा गलत होता है, इसमें कोई बात मतलब कोई इसमें संदेह नहीं है। और गैर पारंपरिक ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। और हमने आपको ट्रिक में बताया है, क्या बताया है, विविधता, विभिन्न प्रकार। जहाँ पे ये सेंटेंस आए क्या हो जाएंगे आपके, सही हो जाएंगे। तो आप हमारा क्या सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। अगले चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा फास्ट चलिएगा भाई। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता, क्या पूछ रहा है भैया, दिव्यांगता और संबंधित छात्रों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सहयोग में है। तो क्या कह रहा है, गुणन में कैलकुलेटर का प्रावधान, पठन वैफल्य में लंबे लंबे लिखित कार्य, अच्छा, श्रवण दोष को ऑडियो ट्यूब देना, दृश्य हानि को चित्र वाली पुस्तकों उपलब्ध कराना। जिसको भैया आंखों से दिख ही नहीं रहा है उसको चित्र वाले वस्तु देख के आप क्या करेंगे, तो ये तो पहले ही गलत हो जाएगा। और जो श्रवण दोष है, जो कुछ सुन ही नहीं पाता है, श्रवण दोष मतलब जो सुन ही नहीं पाता है, उसको टेप रिकॉर्डर देके आप क्या करेंगे, कोई फायदा है नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे, आप जान गए हैं साफ साफ कि गणित के लिए क्या चाहिए, कैलकुलेटर, जो उसमें क्या कर सकता है, थोड़ा आपको हेल्प दे सकता है, थोड़ा आपको आसानी हो सकती है। अगले पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्राथमिक कक्षाओं में 1 से 5 तक भाई, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है। आपको क्या करना है, ये नज़रिया बताना है। दृष्टिकोण मतलब होता है अपना अपना नज़रिया, वर्ड को याद रखिए। दृष्टिकोण मतलब अपना देखने का नज़रिया या अपना अपना नज़रिया। तो कह रहे हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर माना जाएगा। तो क्या हुआ, बिना समझे नकल मारना, नहीं भाई, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से। तो सारे तो ट्रिक से ही सही हो गए। यहाँ पे क्या से हो जाएगा हमारा, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। जिस क्वेश्चन में समय लेने लायक होगा मैं उसमें आपको समय लूँगा, और बाकी क्वेश्चन तो आपको ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। कक्षा की गतिविधियों को सार्थक बनाना, किसको, कक्षा के गतिविधियों को सार्थक बनाना, मतलब बच्चे को और बेहतर तरीके से, बेहतर ढंग से सिखाना के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। अब भैया आप अध्यापक हैं तो बच्चे को और सुसंगठित, सुव्यवस्थित, एकदम क्या क्रमबद्ध तरीके से और सुगमता से
सिखाने के लिए एक अध्यापक होने के नाते आप बच्चे के साथ क्या क्या करेंगे या बच्चे के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे। उन्हें अंतर संबंधित खंडों में विभाजित करना, नहीं भाई, अलग अलग कर देंगे तो बच्चे सीखेंगे कहाँ। उनके बारे में अस्पष्ट निर्देश नहीं देंगे। उन्हें संदर्भहीन, संदर्भ रहता तो सही होता, लेकिन लिखा क्या है, संदर्भहीन। ध्यान से पढ़िएगा, क्या लिखा है, संदर्भहीन। अब जल्दबाजी में पढ़ेंगे, सोचेंगे संदर्भित लिखा है तो अब ट्रिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन थोड़ा धैर्यता के साथ आपको पढ़ना है। क्या लिखा है, संदर्भहीन। संदर्भहीन ही कहने क्या है, ये नेगेटिव सेंटेंस। देखो अगले ऑप्शन में लिखा ही है कि उन्हें उचित संदर्भ में क्या करना, स्थित करना। अगला जी, ये क्वेश्चन काफी आप लोग को डिस्टर्ब करता है। काफी छात्रों का कहना ये सर कि ये वाला क्वेश्चन काफी डिस्टर्ब करता है। आइए देखते हैं कैसे क्या होता है इसमें। अधिगम के लिए विद्यालय में सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। ये बात बिल्कुल सही है। अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक प्रक्रिया है, एक सामाजिक प्रक्रिया है। अरे भैया ये तो आपके दोनों सही लग रहे हैं, तो ए और आर कहाँ सही दिख रहा है, पहले में ही है, तो पहला क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। ये भी देखिए, आप कूट वाला हमने 2-3 क्वेश्चन रख लिया इसमें, ताकि आपको इसी में ज़्यादा तकलीफ थी, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है एक शिक्षक द्वारा, अध्यापक द्वारा भाई, एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्र के दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना। अच्छी बात है भाई, एनसीएफ क्या कहता है, एनसीएफ तो कहता ही है कि बच्चे को क्या है, दैनिक जीवन से क्या करना, आपको जोड़ के पढ़ाना है। क्या करना है, दैनिक जीवन के जोड़ के पढ़ाना। दैनिक जीवन मतलब जो उसके डेली दिनचर्या में, रोजमर्रा की जो उसकी लाइफ है, जो डेली वो फेस कर रहा है, उन्हीं चीज़ों क्या करके रिलेट करके क्या करना है, आपको टीचिंग कराना है। क्या करना है, उसी को रिलेट करके आपको टीचिंग कराना है, जो भी डेली रूटीन में उनके चल रहा है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ये एनसीएफ भी कहता है और एनईपी तो सम्मान करेगा ही करेगा। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ये भी यार दोनों सही है, क्या बात है, इतना इजी क्वेश्चन। तो ए और बी इसमें भी क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। बच्चा क्या है, जब भी अपने घर परिवार से आता है, जिस समाज से आता है, वो अपने समाज का, अपने माँ बाप, अपने परिवार का, अपने आसपास पड़ोस के बारे में बहुत कुछ जानता है, और उसी के आधार पे क्या है, उसी को क्या है, उसका ज्ञान को क्या है, उसकी जमा पूंजी मानकर, क्या मान के भाई, उसकी जमा पूंजी मान के, उसी को बेस मान के, उसी को आधार मान के बच्चे के आगे की शिक्षा क्या करनी है, आपको कंटिन्यू करनी है। बच्चे में भ्रांतियाँ होना असामान्य है, अप्रारूपिक है, प्राकृतिक है और दुर्लभ है। देखो भाई, कन्फ्यूजन तो हर किसी को होता है। क्या होता है, कन्फ्यूजन तो हर किसी को होता है। तो ये क्या है, ये नेचुरल है। ये क्या है, नेचुरल है, मतलब प्राकृतिक है। भ्रांतियाँ होना प्राकृतिक है, नेचुरल है, ये सबके साथ होता है। लेकिन उन भ्रांतियों क्या करना, दूर करना आपका कर्तव्य है, अगर आप एक शिक्षक या शिक्षिका होते हैं तो। अगले पे आ जाइए। अगली पॉइंट क्या कर रहा है कि एक विद्यार्थी जो अधिगम असहाय, क्या भैया, अधिगम असहाय मतलब सीखने में क्या हो, असमर्थ। क्या है, सीखने में क्या है, असमर्थ महसूस कर रहा है, तो क्या कहेंगे, सीखने के बेहद उत्साह दिखाएंगे, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देंगे, और क्या कह रहा है कि प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए, शैक्षिक गतिविधियों से अलग करना चाहिए। अरे भाई, शैक्षिक गतिविधियों से तो पहले आपका गलत हो जाएगा, शैक्षिक गतिविधियों से अलग कर देंगे तो सीखे कहाँ से। अच्छा, ये आपसे पूछ रहा है कि कोई बच्चा सीखने में असहाय है तो उसका रीज़न क्या हो सकता है। उसका रीज़न ये होगा कि क्या कर रहे हैं, शैक्षिक गतिविधियों से उसे अलगाव रखेगा। ठीक है ना, अगर क्या करेगा, उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्या है, शैक्षिक गतिविधियों से दूर भागेगा, क्या रखेगा, अलगाव रखेगा, उनसे दूर भागने की कोशिश करेगा। अब अगला देखिए क्या कह रहा है। हमने आपको बहुत अच्छी तरह बताया था आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा। थोड़ा सा इसके बारे में सुन लेते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी बात करेंगे। आंतरिक प्रेरणा मतलब जब आप अंदर से किसी काम को करने के लिए क्या हो, इच्छुक, जब आप अंदर से किसी काम को करने के लिए इच्छुक होते हैं तो उसे हम कहते हैं आंतरिक प्रेरणा। और जब भैया कोई आदमी अंदर से किसी काम को करने के लिए इच्छुक होता है तो उस कार्य को बहुत बेहतर तरीके से, बहुत अच्छे ढंग से क्या करता है, सीख लेता है। मतलब बहुत कम समय में
अगर आप अंदर से किसी काम को करने के लिए तत्पर हों, आप किसी काम को करने के लिए अंदर से इंटरेस्ट जता रहे हैं, तो उस काम को आप आसानी पूर्वक बहुत कम समय में क्या करेंगे, सीख लेंगे। और वो आपके क्या है, वो चीज़ जो आप सीखेंगे वो आपके मन मस्तिष्क में क्या होगा, लंबे समय तक के लिए क्या होगा, अस्थायी होगा, जिससे आप क्या आसानी पूर्वक भूल नहीं पाएंगे। अगर वो गतिविधियों के आधारित सिखाया जाए तब तो और बेटर है। जब कोई चीज़ हम करके सीखते हैं तो और लंबे समय तक हमारे क्या है, मन मस्तिष्क में बैठा रहता है। अगला देखिए क्या कह रहा है, रुचि के कारण एक नई भाषा सीखना। अच्छा, नगद इनाम तो भाई है कि नहीं, क्योंकि उसको अंदर से तो नगद से मतलब है नहीं। पुरस्कार जीतने के लिए पुरस्कार से भी कोई मतलब है नहीं। माता पिता की प्रशंसा पाने के लिए, तो कहीं ना माता पिता क्या है, प्रशंसा पाने के लिए। और रुचि कारण एक नई, तो प्रशंसा कहीं ना कहीं क्या है, आंतरिक प्रेरणा कर रही है। क्या कर रहा है, आप ऑप्शन पहले में और सेकंड में क्या होंगे, ए और डी में आप कंफ्यूजन पड़े कि भैया ए सही होगा कि क्या होगा, मेरा डी सही होगा। तो यहाँ क्या सही हो जाएगा, यहाँ पे हमारा ए क्या होगा, सही हो जाएगा। डी क्या है, प्रशंसा पाने के लिए चाहें, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, बाह्य प्रेरणा है। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे पूछ रहा था भैया कि आंतरिक प्रेरणा क्या है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। काफ़ी क्वेश्चन है भाई, 20 मिनट हो गया ऐसे ही। अब मैं कह रहा हूं, अधिगम को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक पर्यावरणीय कारक है। पर्यावरण के अकॉर्डिंग कौन है भाई अधिगम को प्रभावित करने वाला। तो यहाँ पे क्या, रवैया, प्रेरणा, प्रेरणा तो नहीं है, व्यक्तिगत व्यक्तित्व लक्षण और विद्यालय। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, कह रहा है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, पर्यावरण, बताइए। क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विद्यालय हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा ये, पर्यावरण। क्योंकि अगर जो स्कूल है, स्कूल का पर्यावरण अगर उचित नहीं होगा तो आप क्या अच्छे तरीके से सीख नहीं पाएंगे। तो इसलिए स्कूल का वातावरण क्या होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, जिससे कि आप आसानी पूर्वक सीख पाएँ। मतलब जो भी बच्चे को आप कुछ जो भी बनाना चाहते हैं, उसके आसपास का इन्वायरमेंट, जो भी लोग उनसे मिल रहे जुल रहे हैं, जो भी उठते बैठते हैं आसपास में, सब कुछ कहीं ना कहीं उससे रिलेट होना चाहिए, जो चीज़ आप बच्चे को बनाना चाहते हैं। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए इसमें क्या भैया, ध्यान से देखिएगा, ये आपको कहीं ना कहीं मैथ्स दिख रहा है। पैडागोजी सारी भाई आपकी हिंदी भी है, आपका मैथ भी है, आपका ईवीएस भी है, आपका सीडीपी है। चारों सब्जेक्ट की पैडागोजी मैं कंप्लीट एक ही में करा रहा हूँ। लगभग 2-2 3 पेपर को मैं एक साथ ले रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये कह रहा है, क्या पूछ रहा है भैया, वे नीले का, तो कौन सा पूछ रहा है, तर्क। तो तर्क इसमें कर पाता है, दृश्यीकरण मतलब दिखावट के आधार पर पहचान जाना, दिखावट के आधार पर पहचान जाना, दृश्यीकरण। विश्लेषण मतलब क्या होता है कि गुणों के आधार पर स्वयं सिद्ध करना, औपचारिक सबसे लास्ट वाला, इसके बाद भी एक और आता है दीर्घ वाला। तो यहाँ पे हमारा क्या से हो जाएगा, तर्क वितर्क करना किसमें सीखता है बच्चा, मूर्त संचालित अवस्था में, किसमें, मूर्त में सीखता है। क्वेश्चन नंबर आते हैं भैया 13 पे। 13 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। ए बी को बाद में चयन करते हैं, पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या कह दिया आपको। कह रहे गणित में निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होना। आपका भैया निरंतर मतलब सतत मूल्यांकन कह रहे हैं, और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत सम्मिलित होगा, क्या होगा, छात्रों के अवधारणात्मक समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि। अच्छा, अगला कह रहा है कक्षा में फेल और पास की चर्चा संख्या प्रतिशत के अनुसार केवल, ये तो खत्म कर दो पहले ही। संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति, हाँ कह सकते हैं। गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तरों को जानना, न्यूनतम स्तरों को जानना। आपका देखिए भैया, एक तो पहले हमने बी को काट दिया, जो कि क्या आपका सीधे सीधे क्या है, कट रहा था, ठीक है ना। और जब साल के अंत में करेंगे तो कहीं ना कहीं व्यापक मूल्यांकन तो नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है, निरंतर वाला सतत मूल्यांकन नज़र नहीं आ रहा है। अब बात आ गई आपका क्या है, ए और डी में। गणित में अधिगम के न्यूनतम स्तर को जानना और छात्रों के अवधारणा समझ पर विस्तृत प्रतिपुष्टि देना, प्रतिपुष्टि। तो बताइए क्या होगा, ए से होगा हमारा कि डी से होगा। अब आप लोगों ने काफ़ी सोच लिया, तो अब हम आंसर पर चलते हैं। क्या करते हैं भैया, आंसर पर चलते हैं। तो आंसर हमारा क्या से होगा, यहाँ पे देखिए, आपका जो आंसर है, मैंने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया, कंफ्यूज करने की वजह से क्या है, अब थोड़ा सा क्या है, आपको तकलीफ हुई होगी यहाँ पे। तो यहाँ मेरा सही क्या होने वाला है, यहाँ मेरा सही होगा सी, क्या होगा, संपूर्ण वर्ष में छात्रों की प्रगति क्या कहलाएगा, निरंतर और व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत दोनों में आएगा। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14। आइए भैया क्वेश्चन नंबर 14 में देखते हैं, एनर्जी के साथ बने रहिए।
क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणित में मानचित्र के बारे में सही नहीं है। गणित के मानचित्रण क्या है, मानचित्रण के बारे में सही नहीं है। मानचित्रण उच्च मानचित्रण उच्च गणित में कई विषयों का आधार मूलधार बनाता है, ठीक है। मानचित्र द्वीप संबंधित सोच को, ये भी ठीक है। मानचित्र संपादित सोच को, ये भी तो सही लग रहा है। और ये केवल अपने आसपास, तो केवल वाला गलत हो गया। आपका ए, बी और सी क्या है, सही लग रहा है। आइए देखते हैं कि क्या दिया ऑप्शन में। ऑप्शन में क्या दिया है, अच्छा कौन सा नहीं है, तो भाई नहीं तो डी तो सही होगा मेरा। हमने सोचा कि कूट वाला है, तो क्या यहाँ पे डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये दोनों क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 15 देख लेते हैं भाई। संख्याओं का प्रकार और उपयोगिता नहीं है। सौंदर्यात्मक, साफ साफ दिख रहे हैं, क्या है, सौंदर्यात्मक। इसमें कुछ पढ़ने वाली बातें ही नहीं थी, फालतू क्वेश्चन आ गया इसमें। यहाँ पे 15 के बाद 17 पे हम चले गए। 16 देखते हैं। 16 क्या है मेरे पास, कौन सा बंद सिरे वाला प्रश्न है। बंद सिरे वाला प्रश्न में कम से कम शब्दों में क्या करना है, आपको जवाब देना है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न, या क्या कर सकते हैं, अभिसारी सोच, या अभिसारी चिंतन, या अभिसारी वाले प्रश्न। तो कह रहा है ऐसी 5 संख्याओं की सूची बनाओ जो कि 3 अंकों वाली संख्या है और उनमें दहाई का अंक 5 है। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसकी सभी भुजाएं का योग क्या है, 36 है। ये यहाँ से यहाँ के बीच की 5 पूर्णांकों की संख्या लिखी है। ऐसी 5 संख्याओं को 2 समूह की सूची बनाओ जिसका योग क्या है, 50 है। बताओ भैया, यहाँ पे समूह बनाना है, यहाँ पे 5 पूर्णांक संख्याओं को लिखना है, और यहाँ पे एक ऐसी आकृति बनाओ जिसमें सभी भुजाओं क्या है, 36 है। और यहाँ पे ऐसी 5 संख्या है, यहाँ पे बस केवल 5 संख्या है, यहाँ पे केवल ये संख्या है, यहाँ पे केवल 5 संख्या। केवल 5 संख्याओं का समूह बनाना है। ये कहीं न काट रहा है आपको, कहीं ना कहीं ये भी क्या कर रहा है, काट रहा है। यहाँ भी कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, काट रहा है। तो यहाँ पे मेरा 16 का जो भैया क्या से हो जाएगा, आप बताइए। 178 और 184 के बीच 5 अच्छा बंद अंत वाला प्रश्न, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बंद अंत वाले, जिसमें कम शब्दों में, सबसे कम शब्द में इसी का आंसर हम दे सकते हैं। 16 के बाद 17 क्या भैया, प्राथमिक स्तर पर गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। कह रहा है अच्छी पाठ्य पुस्तक के लिए निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो पहला, अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना, ठीक है। अभ्यास कराने के लिए केवल हटा दो भाई। आकर्षक और रंगहीन होनी चाहिए, ये भी बात सही है। अवधारणाओं का परिचय मानक, तो मानक से हटा दो। तो आपकी ये वाले कट गए और ये वाले कट गए। अवधारणाओं का संदर्भों के साथ परिचय देना, और क्या, यह आकर्षक और रंगहीन होनी चाहिए। तो अब इन दोनों में अत्यधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो भैया हमारे हिसाब से ये चला जाएगा किस पे, 17 का क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18। एनसीएफ और एनईपी का हमने बहुत सारा क्वेश्चन आपको करवा रखा है पिछली साल का, आप उसी को देख लेंगे तो उसी का आपका काम हो जाएगा। हमने 2022-2023 का टोटल क्वेश्चन करवा दिया एनईपी और एनसीएफ का। चिंतन और तर्कड़ा का एक निश्चित तरीका, ठीक है ना। तो चिंतन और तर्कड़ा किस में दिखा है, अन्वेषण, छात्रों को विशेष अनुशिक्षण देकर, विशेष अनुशिक्षण, ये तो भाई पहले ही हमको गलत लग रहा है। विशेष अनुशिक्षण मतलब कहीं ना कहीं आप काट रहे हैं। अन्वेषण, उपागम, हस्तचालक, ठीक है। अवधारणाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना है, तो सबसे बेटर लग रहा है भाई, इसको गोला कर लो, सबसे बेटर लग रहा है। गणित के सभी पाठ्य पुस्तक को दोहराना, हटा दो भाई। पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्या प्रश्नों को हल करना, बल देना, तो सब गलत। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, एक गणित के शिक्षक के रूप में आप बच्चों के गणित के प्रदर्शन को सुधारने के लिए संभावित शिक्षकों को परामर्श देंगे। बच्चों को अभ्यास के लिए अत्यधिक पुस्तकें, हटा दो। अभिभावक को परामर्श देना कि वह बच्चों को घर पर नहीं भाई, ट्यूशन घर पर लाएंगे। बच्चों को उनके अवधारणात्मक कार्यविधि ज्ञान के बीच में संबंध स्थापित करने में सहायक, ये हमको लग रहा है सही होगा। वर्ष के अंत में बच्चों को उपचार, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा, सी से हो जाएगा आपका 19। आते हैं 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 देखते हैं। 4 ऑप्शन है भाई, ढको मत सर। देखो,
चौथा क्या कह रहा है कि एक प्राथमिक कक्षा के अध्यापक अपने विद्यार्थियों को अपने आसपास पड़ोस कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के और लड़कियों के आंकड़ा एकत्रित करने के लिए कहा। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप के उद्देश्य उपयुक्त है? चलो, विद्यार्थियों को अपने आसपास पड़ोस में लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति जागरूक करना। अरे बाप रे। प्रकरण आंकड़ों का प्रबंध का परिचय देना। विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना। विद्यार्थियों को एक अवकालीन गृह कार्य, ये तो गृह कार्य हटा दो। अब बात आई अपने विद्यार्थियों को अपने आसपास पड़ोसों में लैंगिक जेंडर भेदभाव के प्रति जागरूक करना और प्रकरण आंकड़ों का प्रबंध का परिचय देना। प्रकरण आंकड़ों का प्रबंध का परिचय देना, विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना। समुदाय से परिचित तो पहले हो गया, इसको भी आप हटा दो। अब बात आती ए और बी में। क्या आती है? ए और बी में क्वेश्चन नंबर क्या है? बी से। एक बार हम चाह रहे हैं क्वेश्चन को फिर से रीड कर लिया जाए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ठीक है ना। ये कह रहा है कि कहाँ चला जा रहा है भाई, कि कम से कम 5 परिवार में कक्षा 5 की लड़की और लड़के को क्या कह रहा है? आंकड़े एकत्रित करने के लिए कह रहा है। अच्छा, लड़के और लड़कियों को एक प्राथमिक कक्षा का अध्यापक अपने विद्यार्थी को अपने आसपास पड़ोस से कम 5 परिवार की कक्षा 5वीं में पढ़ रहे लड़के लड़कियों को, मतलब किसी को कह रहा है। तो ठीक है भाई, यहाँ पे आंकड़ा लेना चाह रहा है तो क्या करेंगे? यहाँ पे आंकड़े के लिए क्या हम विद्यार्थियों को अपने समुदाय से परिचित कराना चाह रहा है। ठीक है, यहाँ पे 20 का मेरा क्या सही हो जाएगा? सी यहाँ पे सही हो जाएगा, कि मतलब हमारे आसपास के लोग कैसे हैं, किसका एकल परिवार है, किसका संयुक्त परिवार है, इसके बारे में पता करने की बात कर रहा है। लो भाई, जॉर्ज पोलिया कल 2 मनोवैज्ञानिकों हमने बताया, आज मैं 2 मनोवैज्ञानिकों और बता दे रहा हूँ, जिससे क्या होगा? आपके कन्फ्यूजन सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पोलियो द्वारा दिए गए समस्या समाधान के चरणों में नहीं आता है? समस्या का समझना सही, योजना बनाना ये भी सही है, पुनः योजना बना, योजना का संचालन करना। अच्छा, कौन सा पोलियो के चरण में नहीं है भाई? तो इसमें से कौन सा नहीं होगा? इसमें हमारा क्या होगा? समस्या, योजना बनाना, योजना का संचालन करना, ये हमारा नहीं होगा। पुनः योजना बनाना हमारा नहीं होगा, और ये वाला क्या होगा? हमारा सही हो जाएगा। आइए पढ़ लेते हैं किस क्या क्या होता है। क्या क्या होता है भाई? यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। समस्या को समझना, योजना बनाना, योजना का संचालन करना और निरीक्षण और व्याख्या का करना, ये होगा पोलियो के अनुसार। आइए क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं आगे, 23। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य आपको बताना है। कक्षा 3 से लेकर 5 तक पर्यावरण ईवीएस में एक विषय के रूप में विज्ञान, समाज विज्ञान, पर्यावरण शिक्षा को अवधारणा और मुद्दों को एकीकृत करता है। बात तो सही है। 1 से 2 के संबंधित मुद्दों को चिंता में ये नहीं होगा। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में प्रयुक्त भाषा का औपचारिक नहीं है। यह एकल विषय नहीं भाई, यहाँ पे सब कुछ एक ही मिल रहा है। हमने आपको बताया था कि जो आपकी मैथ की है, मतलब जो आपके इतिहास भूगोल जो हम लोग पहले ज़माने में पढ़ते थे, अपने पहले ज़माने में क्या मतलब अपने समय में जब पढ़ते थे, इतिहास भूगोल, नागरिकता, नैतिक शिक्षा, इन सबको कंपलसरी बना किस में छोड़ दिया है? एक ही में क्या किया इन्होंने? डाल दिया है, ठीक है। और उसको क्या नाम दे दिए हैं लोग? ईवीएस का नाम दे दिए हैं। ये कह रहा है बाल केंद्रित प्रवृत्ति को इंगित करता है कौन कौन? स्कूल में विद्यार्थियों को स्कूल से बाहर के जीवन से जोड़ना सही है। रट कर हटा दो भाई। सीखने के लिए किताब, शिक्षा से प्रस्थान, अच्छा ये वाला भी आपका सही है। स्कूल, घर और समुदाय के बीच स्पष्ट सीमाएं। अब यहाँ पे आपका क्या सही हो जाएगा? 24 का। 24 का देखिए, ये ए और ए तो 100% सही, तो देखिए इसमें ए नहीं है ना। ओहो, यहाँ ध्यान दीजिए भाई, क्या कर रहा है? रटने पे हतोत्साहित कर रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ए बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डी जो है यहाँ पे गलत होगा, आपका ए बी सी क्या होगा? सही होगा। तो ए बी सी किस में? आपका ऑप्शन नंबर सी में आपका दिख रहा है। क्वेश्चन ध्यान से रीड करिए, जैसे हमने भी देखा गलती कर दी मैं यहाँ पे, तो आप भी गलती कर सकते हैं यहाँ पे। प्राथमिक स्तर पे ईवीएस सीखने के लिए प्रस्तावित चुनौतियाँ: परिभाषा और जानकारी, रटकर सीखना, अवधारणाओं का विवरण,
विद्यार्थियों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर। तो भैया ट्रिक तो हमको मिल रहा है अपने अवसर पे। कहाँ पे ट्रिक मिल रहा है आपको? ट्रिक आपको सीधे सीधे कहाँ ले जा रहा है? अवसर पे ले जा रहा है। 26। आइए क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। ओहो, ये कहाँ से हमने ले, चलो थीम और उप थीम के बारे में है। ये क्या पूछ रहा है आपसे? उप थीम क्या है? तो आपका उप थीम क्या हो जाएगा यहाँ पे? जल्दी बताइए। ये क्वेश्चन मैं नहीं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे उप थीम क्या हो जाएगा? परिवार और दोस्त। क्या हो जाएगा? परिवार और दोस्त क्या हो जाएगा? प्राथमिक स्तर ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित के में से किस थीम में उप थीम शामिल है? तो परिवार और दोस्त में क्या है? उप थीम आपके क्या है? शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ईवीएस पाठ्यपुस्तक में शामिल ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियाँ, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि वे सूचना और सीखने को समृद्ध बनाती हैं। वे विद्यार्थी, शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करती हैं। अच्छा, वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान करती हैं जिससे कि हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के ईवीएस के शिक्षण शास्त्रों को आसान बनाती है। आइए भाई, इसमें कूट का है तो यहाँ पे हमारा क्या है? ए बी सी 3 चीज़ दिख रहा है एक जगह, डी आपका नहीं है। तो यहाँ पे हमारा 27 का क्या से हो जाएगा? 27 का ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 को देखिए। ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित करता है। किस पे भैया? सीखने के रूप में सीखने पर, सीखने के लिए सीखने पर और अनौपचारिक। ये कह रहा है आकलन का ध्यान केंद्रित करता है। आकलन का ध्यान कौन करता है? सीखने के लिए क्या होगा यहाँ पे? सीखने के लिए यहाँ पे से हो जाएगा। ठीक है, सीखने पर नहीं, सीखने के लिए हम क्या करते हैं? आकलन करते हैं। कह रहा है ईवीएस में आत्म आकलन, सीखने के लिए आकलन। ठीक है, सीखने के बारे में सीखना। अच्छा, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में जानना। और क्या? सीखने का आकलन। कर ईवीएस में आत्म आकलन क्या है? तो यहाँ पे आपका क्या से हो जाएगा? आत्म आकलन। तो हमारा ए बी और सी तीनों क्या होगा? सही। और जो डी है सीखने का आकलन, मतलब किसी और के द्वारा ये किया जाता है क्या? आकलन। तो कहेंगे सीखने का आकलन। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए। कह रहा है राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम की लिखित से मौखिक दृश्य तक सभी घटनाओं में उपलब्धित मापदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। शिक्षक उपयोग कर रहा है रूब्रिक्स, चेकलिस्ट, और इसमें कुछ सूखना नहीं भाई, ये तो रूब्रिक्स से सीधे सीधे आपको पता है ना, यहाँ पे कोई बात करने की बातें नहीं है। ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल, पहले ऑप्शन में दिख रहा है। जटिल से सरल नहीं है, वैश्विक से स्थानिक नहीं है, स्थानिक से वैश्विक है, मूर्त से अमूर्त नहीं। ये सारे सब अपोजिट रहते हैं तो सब क्या है? सही हो जाते हैं। ठीक है, अगर जटिल से सरल होता तो भी क्या होता है? ये गलत हो जाता है। लेकिन ये क्या है? सरल से जटिल, इसलिए क्या है? ये सही है आपके यहाँ। किस पे आ रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 32। इसको रीड करिए, क्या यहाँ पे सही होगा आपका। तो यहाँ पे क्या सही होगा? एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा अलग अलग आप एक संसाधन के रूप में क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? अलग अलग आप संसाधन के रूप में उसको कैसे मदद करेंगे? कह रहा है एक विद्यार्थी जिसके घर की भाषा और विद्यालय की भाषा दोनों अलग है, घर में कुछ और बोलता है, स्कूल की भाषा कुछ अलग है, तो आप उसको संसाधन के रूप में कैसे मदद देंगे? उसे कक्षा में अधिक समय और ध्यान देकर बहुभाषिकता और संसाधन गुण पे उपयोग करके बहुभाषिकता भी है क्या होगा हमारा? ऐसे ही आपको पॉजिटिव रख रहा है। उसको गृह कार्य संबंधित कार्य को संचालित करना,
कक्षा में उसकी मातृभाषा में शिक्षण करके। ओफो, यहाँ पे देखिए 2 जगह फंसाएगा आपको। यहाँ मातृभाषा लग रहा है और वहाँ बहुभाषिकता लग रहा है। तो आपको इन दोनों में क्या बेटर लग रहा है? तो यहाँ भैया सबसे बेहतर क्या है? बहुभाषिकता के अंदर आपका क्या है? मातृभाषा आ जाएगी। आते 33 पे। 33 हमारा क्या कह रहा है? कह रहे आप भाषा शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री के किस स्वरूप को अपनाना चाहेंगे? मूर्त से विश्लेषण, अमूर्त से विश्लेषण, मूर्त से अवधारणा, अमूर्त। तो आपको अच्छी तरह पता है कि शिक्षक के रूप में पाठ्य सामग्री किस रूप में? तो पहले भैया आप मूर्त रूप में क्या करेंगे? अपनाएंगे। तो मूर्त वाला यहाँ पे हमारा क्या है? 2 ही ऑप्शन आपको मूर्त में दिख रहा है। एक तो दिख रहा है आपको किसमें? पहले में दिख रहा है, एक इसमें दिख रहा है आपको इसमें, और बाकी इन दोनों को तो आप ऐसे ही क्या करिए? हटा दीजिए। मूर्त विवरणात्मक और विश्लेषणात्मक, और यहाँ कह रहा है मूर्त विवरणात्मक और अवधारणात्मक। अवधारणा का मतलब होता है बस उसी चीज़ को बताना। विश्लेषण मतलब उसको क्या? टुकड़ों में विभाजित करके बताना। तो यहाँ क्या से हो जाएगा हमारा? ए से हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक शैक्षिक पक्ष क्या है? बताइए। भाषा की पाठ्य पुस्तक का शैक्षिक पक्ष क्या है? पुस्तक की वर्तनी, पुस्तकों में चित्रों का स्थान, विषय वस्तु का चयन। क्या होगा? विषय वस्तु का चयन। ये क्या होगा हमारा? से हो जाएगा। 34 की बात आइए 35 में। कह रहे जिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थियों को व्याकरणीय संरचनाओं को समझने के लिए भाषा शिक्षक को क्या करना चाहिए? ये देखो भैया, पियाजे के शब्द में खोज करना। विद्यार्थियों को अधिक से अधिक व्याकरणीय अभ्यास, नेगेटिव। विद्यार्थियों की पुस्तक में संरचना को याद, नेगेटिव। विद्यार्थियों को विभिन्न संरचनाओं पर कोई क्या एक प्रदत्त कार्य क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और खोज से वैसे पता चल रहा है कि पियाजे की बात कर रहा है। 10 मिनट बचा है और आपके क्वेश्चन में लगभग 14 ठो बचे हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चा भैया कहाँ है? जब वे दूसरों के साथ बातचीत करते हैं। ठीक है ना? वाइगोस्की क्या कहते हैं? दूसरों के साथ क्या करना? वार्तालाप करना या अंतः क्रिया करना। नॉन चॉम्स्की क्या कहते हैं? नॉन चॉम्स्की, कल बात हुई थी नॉन चॉम्स्की के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या से हो जाएगा? बच्चे के वातावरण की मुख्य भूमिका होनी चाहिए। याद कर लो भाई नॉन चॉम्स्की। जन्मजात क्षमता, पर्यावरण की महत्ता, भाषा में संबंध, स्वाभाविक वातावरण, व्याकरण, भाषा आदि ग्रहण, ये सब किसके हैं? नॉन चॉम्स्की के हैं। आते हैं 38 के बाद 29। बताइए। कि सुविधाहीन और वंचित समूह से शिक्षार्थियों को संबोधित कर। अभी पीछे जैसा क्वेश्चन था जो सुविधाहीन है, सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना। सही बात है। छात्रों को कमजोरी को सबसे सामने लाना। ए भैया लड़का के बार बार बेइज्जत करवा। इन छात्रों को एक अलग शंका है, आप अलग करेंगे, समावेशी का उल्लंघन करेंगे, और यहाँ मानकृत दिख रहा है, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या से हो जाएगा? यहाँ पे हमारा ए से हो जाएगा। 10 क्वेश्चन और बचे हैं, 7 मिनट आपके पास और हैं। वो छात्र जिन्हें उन्हें पाठ पढ़ने और लंबे अंशों को समझने में लगातार चुनौतियाँ होती हैं। पढ़ना किधर दिख रहा है? पढ़ना इधर दिख रहा है भैया, डिस्लेक्सिया। ठीक है ना? ये गणित के लिए होता है। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजन है? एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी ज़रूरतों के अनुसार यथोचित संयोजित हैं? अभिभावक स्कूल की ज़रूरतों के अनुसार, स्कूल छात्र की ज़रूरतों के अनुसार, ये हो सकता है।
छात्र स्कूल के हिसाब से थोड़ी चलेगा। छात्र शिक्षक की जरूरत, शिक्षक नहीं भैया, बाल केंद्रित शिक्षा चले तो हमारा क्या सही हो जाएगा, ये सही होगा। 41 के बाद 42। किस तरह के प्रश्न पूछकर बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन, मतलब उसके अंदर तर्क वितर्क करने की क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। वन अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ये तो भैया अभिसारी है। त्रिभुज के 3 कोणों का योग, ये भी अभिसारी है। पृथ्वी के वायुमंडल के विभिन्न परतों के नाम, ये भी क्या है, अभिसारी है। बीज के अंकुरण के लिए हवा की आवश्यकता होती है, सिद्ध करने के लिए एक प्रयोग की रूपरेखा तैयार करना, ये क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। बच्चे किस तरह सीखते हैं, पढ़कर और सुनकर और क्रिया कर कर, देखकर भी सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, डी से हो जाएगा, सभी सही है। एक शिक्षक को छात्र के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करती है, क्या करती है, सुविधा प्रदान करती है। एक शिक्षक को छात्रों के बीच समस्या समाधान रणनीतियों के विकास की सुविधा प्रदान करनी चाहिए, ठीक है। समस्या समाधान की रणनीतियाँ अधिगम में सुधार करती हैं और समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देती हैं। ये तो भाई क्या लग रहा है, यहाँ पे आपका दोनों सही है हमारे हिसाब से, क्या है, दोनों सही है, हिसाब से क्या, दोनों सही है आपके। छात्रों के बीच भ्रांतियाँ को महत्वपूर्ण क्या करना चाहिए, पहचानना चाहिए, अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनकी कमियों को पहचानिए और पहचान के सुधारने की कोशिश करिए। आप अनदेखा नहीं कर सकते हैं। बच्चे के अंदर भ्रांतियाँ हैं, भ्रांतियाँ मतलब बच्चे के अंदर क्या है, कन्फ्यूजन है, तो कन्फ्यूजन क्या करना है, आपको पहचानना है, पहचान क्या करना है, दूर करना है। छात्रों में भय का भाव, अधिगम में काफ़ी सुधार नहीं, अधिगम के लिए हानिकारक, अधिगम के लिए आवश्यक, अधिगम पर कोई प्रभाव नहीं डालता। बताइए छात्रों में भय का भाव कब उत्पन्न होता है, तो यहाँ पे हमारा 46 हो जाए, क्या, अधिगम के लिए हानिकारक है। अगर बच्चे के अंदर क्या है, बच्चे के अंदर अगर भय आ गया तो क्या अधिगम के लिए हानिकारक है, बच्चा क्या सीख नहीं सकता। अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प छात्रों को महारत हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। जब बच्चे क्या हों, प्रसिद्धि की चाह, धन कहाँ से आ गया भाई, प्रसिद्धि की चाह, सत्ता की चाह, प्रसिद्धि की चाह कि योग्यता की चाह, क्या होगा, तो 47 भैया होगा योग्यता की चाह रखने वाला। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षिका को क्या करनी चाहिए, छात्रों भी सहयोग हतोत्साहित न करना चाहिए भैया, छात्रों की भी प्रतिस्पर्धा को नहीं प्रोत्साहित से, प्रतिस्पर्धा गलत है, यहाँ पे रटने पे गलत है। तो यहाँ पे हमारा सीधे 48 से क्या से हो जाएगा, डी से हो जाएगा। बे नीले का बताओ भाई, बे नीले पहले चतुष्कीकरण, चतुष्कीकरण किसमें दिख रहा है, ठीक है, दृश्यीकरण या चतुष्कीकरण, संबंध स्तर, ये भी सही है, निगमन बाद में होना चाहिए, विश्लेषण, ये तो विश्लेषण दो बार आ गया, संबंध स्तर विश्लेषण दूसरे नंबर पर होना चाहिए, पहले नंबर पे क्या, संबंध या पहचान, ठीक है, दृष्टि सही है, विश्लेषण भी सही है, स्वयं सिद्धि सही है, और निगमन, ये हमारे हिसाब से भाई क्या है, 49 का आपको बी लग रहा है। ये कह रहा है स्वयं सिद्ध और निगमन दोनों तो एक ही चीज़ है। संबंध स्तर ये पहले दिया, संबंध पहचान, संबंध किस में आएगा, तीसरे पे आएगा, दृश्यीकरण किस में आएगा, पहले पे, तो दृश्यीकरण देखिए पहला आएगा, विश्लेषण आपका दूसरा आएगा, तीसरा आएगा संबंध पहचानना, चौथा आएगा क्या, नियम को रटना, चौथा आएगा स्वयं क्या करना, सिद्ध करना। तो ये किस में आपको दिख रहा है, तो ये आपका दिख रहा है तीसरे में दिख रहा है। वे नीले का ज्यामितीय सिद्धांत याद कर लीजिएगा भाई, ठीक है। 49 के बाद 50 पे आते हैं। निम्नलिखित कथन में कौन सा कथन व्यक्त किया गया है जो वस्तुओं के प्रमात्रीकरण को समझने के लिए बच्चे की सहायता करेगा। अब बच्चों
मनोगत 2 में से 1, 3 में से 2, 4 में से 3, 5 में से 4 आदि इत्यादि सम्मिलित क्या करेगा। तो भाई यहाँ पे क्या सही होगा आपका, बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लग रहा है आपको। तो 50 क्या से होगा, 50 का क्या से होगा, तो 50 का क्या होगा, पदानुक्रम समावेशन, ठीक है ना, पदानुक्रम समावेशन। अब इसके बारे में 50 था ना भाई। लास्ट क्वेश्चन आपका 51 है और यहीं पे क्वेश्चन क्या करते हैं हम, ख़त्म करते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के अनुसार गणित में पाठचर्या को महत्वपूर्ण क्या देना चाहिए, महत्वाकांक्षी एवं सुसंगत, क्रियाकलाप गतिविधि केंद्रित, इसमें अधिक संख्या योगात्मक आकलन, और यहाँ पे क्या होगा बताइए। यहाँ आपका जो है कि सुसंगत सही है, गतिविधि पे केंद्रित ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे योगात्मक आकलन गलत है भाई। और यहाँ पे क्या कर रहा है, सूत्र सिद्धांत को क्या रटने की बात कर रहा है। तो ए और बी किस में दिख रहा है हमारा, ये दिख रहा है हमारा किसमें, सी में दिख रहा है। और आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग को प्रैक्टिस पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। एग्ज़ाम के पहले कम से कम 500, मैं सोच रहा हूँ कम से कम क्या 500 क्वेश्चन आपको करा दूँ, केवल किसके, केवल पेडागोजी के 500 क्वेश्चन। 50 क्वेश्चन उस दिन थे, 50 क्वेश्चन ना 100 क्वेश्चन हो गया, 4 को 100 क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूँ। 500 क्वेश्चन अगर पेडागोजी आप पढ़ लेते तो इतना आपके लिए बहुत है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमने बताया था 50 क्वेश्चन 50 मिनट में, तो ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ।